हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानपीठ पे। और आज की वीडियो पर हम देखने वाले आईसीसी क्लास 10 ज्योग्राफी के चैप्टर 9 एग्रीकल्चर 2 कैश क्रॉप्स। तो ये जो चैप्टर है ये है हमारी यूनिट 4 का एग्रीकल्चर इन इंडिया का। सो ये थर्ड चैप्टर है और लास्ट चैप्टर है। इसके पहले के दोनों ही चैप्टर्स की वीडियो अपलोड हो चुकी है और उस काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन उसे कर चुके हैं। तो आप उसको जाकर पहले देख लेना। उन दोनों ही के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए एक नज़र सिलेबस पर मार ले कि हमने इंडियन एग्रीकल्चर जो पहला चैप्टर था उसमें सारे कुछ पढ़ लिए थे। ठीक है उसके बाद हमने जो चैप्टर 2 था फूड क्रॉप्स के ऊपर, उसके राइस वीट और पल्सेस के क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉइल रिक्वायरमेंट, मेथड ऑफ कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, सभी चीज़ अच्छे से देख ली थी। आज हम देखेंगे शुगर क्रेन और ऑयल सीड्स। ठीक है, और एक बात, जो ऑयल सीड्स है उसमें क्या देखेंगे हम, सिर्फ ग्राउंड नट्स एंड मस्टर्ड। ध्यान दीजिएगा कि ऑयल सीड्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है एडिबल ऑयल सीड और दूसरा होता है नॉन एडिबल ऑयल सीड। तो एडिबल ऑयल सीड जिस होता है ना, उसमें ये दो टाइप्स आते हैं, एक ग्राउंड नट आता है और मस्टर्ड आता है। आते तो काफ़ी सारे, पर हमें पढ़ना है सिर्फ ग्राउंड नट और मस्टर्ड, और एडिबल को पूरी तरीके से स्किप कर देना है। ठीक है, फिर हमें पढ़ना है लास्ट में कॉटन और टी के बारे में। और इन सभी चीज़ों की हमें क्या क्या पढ़नी है, हमें पढ़नी है क्लाइमेटिक कंडीशन पढ़नी है उनकी, सॉइल रिक्वायरमेंट पढ़नी है, मेथड ऑफ कल्टीवेशन पढ़नी है, प्रोसेसिंग पढ़नी है और डिस्ट्रीब्यूशन पढ़नी है। सो आई होप आप सिलेबस समझ गए होंगे, क्या पढ़ लिया है अब तक हमने और क्या हम पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन बेटे। तो जो फ्रॉस्ट होता है वो इस प्लांट को काफ़ी इफेक्ट करता है। फ्रॉस्ट क्या होता है ना कि आप देखिएगा ठंड के दिन में, अगर आप एक्सट्रीम नॉर्थ पे रहते हो तो आपको ये चीज़ आपने एक्सपीरियंस की होगी कि ठंड के दिन में आपके घर में फूल, अगर पेड़ पौधे हुए, फूल हुआ, तो उसमें एक हल्की सी एकदम लाइट बर्फ़ की ना लेयर हो जाती है, जिसको आप फूंक दोगे तो उड़ जाता है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा शीत हो, एक हल्की सी लेयर आती है। फ्रॉस्ट का मीनिंग आप इमेज सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा कि फ्रॉस्ट आखिर होता है क्या। ठीक है, अगर वो होता है ना तो शुगर केन जो गन्ना है उसको काफ़ी इंजर्ड करता है वो। साथ ही साथ जब हार्वेस्टिंग की टाइम आती है तो उन्हें एक एक हल्का सा कूल क्लाइमेट कह लो, वही 20 डिग्री जैसा एक क्या बोलते हैं एकदम शाम वाला जो क्लाइमेट होता है ना, शाम में जो इवनिंग में जो ठंडी ठंडी हवा चलती है एकदम लाइट, जो ज़्यादा भी ठंड ना लगे और गर्मी से भी राहत दे। तो हार्वेस्टिंग के टाइम में इस टाइप का उन्हें टेम्परेचर चाहिए होता है। और साथ ही साथ ये काफ़ी लंबा टाइम मांगते हैं एक अच्छे क्वालिटी के शुगर क्रेन बनने में। ठीक है, अराउंड 10 मंथ्स लिखा हुआ है, जो कि आप सब तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर में शुगर क्रेन से। ठीक है, तो शुगर क्रेन मतलब आप सभी जानते हैं क्या होता है, गन्ना। और कुछ सी बेसिक सी चीज़ दे रखी है जो आपने जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। सो इसको थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे, जल्दी से निकाल देते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है कि इसकी जो हाइट होती है वो काफ़ी लंबी होती है, सभी जानते हैं, काफ़ी हार्ड होता है, थिक होता है। एकदम सही बात है भाई। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन। इंडिया के पास सबसे ज़्यादा जगह है शुगर क्रेन उगाने की, गन्ना उगाने का। ठीक है, लेकिन इंडिया सेकंड रैंक करता है एज अ प्रोड्यूसर, उगाने में एज अ सेकंड रैंक करता है। फर्स्ट राउंड करता है ब्राज़ील, और इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ गुड़, कंसारी एंड शुगर। सो इन चीज़ों में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ आता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन। सो शुगर क्रेन आखिर टेम्परेचर क्या मांगता है, तो वो टेम्परेचर मांगता है विद इन 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर ये बेस्ट है, ना ही ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा ठंडा हो, दोनों ही इस प्लांट के लिए हार्मफुल रहता है। अगर रेनफॉल की बात करी जाए, सो रेनफॉल 75 टू 150 सेंटीमीटर के बीच में शुगर क्रेन को चाहिए होता है। मेरा मतलब है इस एरिया में ही शुगर क्रेन उगती है। ये कौन सी रीजन पड़ जाती है, ये पड़ जाती है आपकी ट्रॉपिकल रीजन। साथ ही साथ इसे एक अल्टरनेटिव क्लाइमेट चाहिए होता है, एक टाइम पे वेट क्लाइमेट, सो एक टाइम पे ड्राई क्लाइमेट। ठीक है, फिर वेट फिर ड्राई, या ड्राई फिर वेट। ओके, सो ये था इसका रेनफॉल रिक्वायरमेंट 75 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर्स। फिर आता है तो सॉइल की अगर बात करी जाए तो ऐसा कोई फिक्स सॉइल नहीं है जिसमें शुगर केन उगता है। एक वाइड वैरायटी है सॉइल उगने की, पर देखा जाए तो रिच लोमी सॉइल फॉर आइडियल ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाता है। और एक लिमिटेशन दी हुई है कि एसिडिक और एल्कलाइन सॉइल्स जो है वो हार्मफुल रहते हैं शुगर क्रेन के लिए, ये प्लांट के लिए। और फिर जो एलुवियल क्ले लोम्स है उसमें भी उगाया जाता है, कहाँ के, इंडो गैंगेटिक प्लेन के। फिर आपके अगर साउथ में चले जाए तो वहाँ पर वेल नोन रहते हैं फॉर ब्लैक सॉइल। साथ ही साथ वो रेडिश लोम और लेटरल सॉइल में भी उगाए जाते हैं इन द साउथ। तो 3 तरह के सॉइल से साउथ में उगाए जाते हैं, ब्लैक सॉइल, रेडिश लोम और लेटराइट सॉइल ऑल्सो। ठीक है, ये जो रेडिश लोम है ये आपने नया नाम सुना होगा, क्योंकि अगर आप मैं सॉइल की बात करूँ, सॉइल्स ऑफ इंडिया, सो वहाँ पर ये वाला सॉइल नहीं दिया हुआ है। अब पता नहीं क्यों नहीं दिया है, पर ये ऐसा ही है। ठीक है, फिर आते हैं अदर रिक्वायरमेंट। तो चीप एंड अबंडेंट लेबर नेसेसरी, लेबर की काफ़ी ज़रूरत होती है यहाँ पर।
फॉर सोइंग एंड हार्वेस्टिंग प्रोसेस, ठीक है। उसे लगाने के लिए और हार्वेस्ट करने के लिए आपको लेबर चाहिए होता है, जो कि आपको चीप में मिल जाता है। एडुकेट ट्रांसपोर्ट इज नीडेड एट अ टाइम ऑफ हार्वेस्ट, ठीक है। एज कट केन नीड्स टू ट्रांसपोर्ट इमीडिएटली टू द शुगर माइल्स, ठीक है। जैसे ही गन्ना का खेत में हार्वेस्ट होता है, टाइम आ जाता है उसको काटने का, तो उसे तुरंत काट कर तुरंत ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है अपने शुगर मिल्स तक। अब ऐसा इसलिए क्योंकि वो ख़राब हो जाएगी या फिर वो उस क्वालिटी का नहीं बन अच्छे क्वालिटी का नहीं बन पाएगा, इसलिए उसको तुरंत ही एक लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है सोइंग और हार्वेस्टिंग के लिए, और ट्रांसपोर्ट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो रिक्वायरमेंट में हम ये लिख सकते हो कि ट्रांसपोर्ट और लेबर्स आर इनफ, ओके। फिर आता है मेथड ऑफ कल्टीवेशन। सो मेथड ऑफ कल्टीवेशन में सबसे पहले आप जान लो सोइंग, ठीक है। तो शुगर केन इज गोज एज अ सिंगल क्रॉप, ठीक है। इसे सिंगल क्रॉप कहा जाता है और वो है भी सिंगल क्रॉप। बिफोर प्लांटिंग लैंड इट प्रिपेयर्ड बाय प्लकिंग एंड सम मैन्यूअर इज ऑल्सो अप्लाइड टू द सॉइल। उसे लगाने से पहले उसे प्लकिंग के लिए पहले प्रिपेयर किया जाता है, कुछ जो खाद होते हैं उन्हें अप्लाई किया जाता है सॉइल में। क्रॉप इज प्लांटेड जस्ट आफ्टर विंटर सीजन। सोइंग इज कैरिड ऑन 3 मेथड, ठीक है। जो क्रॉप है, मतलब जो गन्ना का खेत का जो बीज हुआ या फिर जो भी छोटा सा पौधा, उसे तब लगाया जाता है विंटर सीजन के जस्ट बाद। जैसे अभी विंटर सीजन खत्म हुआ है तो अभी उससे खेती हो रही होगी गन्ने की, ठीक है ना। फिर आता है, इसीलिए तो काफ़ी लंबे समय लगता है उसके बाद गन्ना मिलता है हमें छठ के टाइम पे, ठीक है। अभी से अगर खेती करना शुरू करोगे तो आज से 10 महीने बाद हमें वो ईजिली मिल जाएगा। तो यही है। फिर काफ़ी सारे मेथड्स है कल्टीवेशन के। तो पहला मेथड है बाई सीड मेथड। तो दिस इज़ ओल्ड मेथड एट अ प्रेजेंट कंसिडर आउटडेटेड। तो ये काफ़ी, अभी इसका जो डेटा है वो नहीं है इनके पास, वही यहाँ पर लिख दिया है। दूसरा मेथड है सेट मेथड। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सेट का मतलब होता है इक्वल पार्ट में काटने का। तो यहाँ पर लिख दिया है कि काफ़ी अच्छा सा हेल्दी शुगर क्रेन को सेवरल पीसेस में कट किया जाता है उसके जॉइंट से, ठीक है। और उस कट्स को ही हम लोग, जो कट पार्ट रहता है एक सेवरल पार्ट, उसी को हम लोग सेट में डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। एक सेट, दो सेट, मतलब एक गन्ना है बड़ा सा शुगर ग्रेन, तो उसके 4 भाग कटे तो 4 सेट में वो कट गया, ठीक है। हेल्दी होना चाहिए लेकिन। और फिर उसको प्लांट किया जाता है हॉरिजॉन्टली। और फिर उस वो क्या होता है, जो प्लांट होता है वो लगभग 2 हफ्ते में आराम से वो उग जाता है। और वो एक प्लांट से 6 से 10 के जो पौधे या पेड़ कह सकते हो आप या शुगर केन कह सकते हो, वो उग जाता है। तो ये एक मेथड था। साथ ही साथ यहाँ पर जो सॉइल है वो फर्टिलाइज और वेल इरीगेटेड मांगा जाता था। फिर आता था रटून मेथड, ठीक है। सो रटून मेथड में क्या है, इन दिस मेथड शुगर केन इज कट लीविंग द रूट इंटैक्ट इन सॉइल। द रटून इज शुगर केन स्टार्ट्स ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट। अच्छा, तो यहाँ पर क्या करते थे कि जो शुगर केन रहती थी उसकी जो रूट रहती थी ना, जड़, अरे गन्ना में देखना पेड़ पौधा भी लगा रहता है, सो उसको काट के डायरेक्ट गन्ना को गाड़ दिया जाता था, ठीक है, आपके सॉइल में। और फिर वो ईजिली आपका ग्रो कर जाता था एक न्यू प्लांट में वो। तो वो तो एक वेस्ट, वो तो एक क्या कहते हैं आपके सीड की तरह काम आ गया वो शुगर केन, पर उससे काफ़ी सारी हो जाती थी। आप यूट्यूब पे आप गूगल पे सर्च कर लेना ना शुगर केन, या फिर शुगर केन के जो खेत होता है उसको सर्च कर लेना, आप इजीली फ़ोटो देखकर तो आराम से ही समझ जाओगे। फिर आता है रटून क्रॉप, इसी में है। तो रटून क्रॉप इज़ द सेकेंड क्रॉप ऑफ एनी अदर सक्सेशन क्रॉप। दिस फील्ड शुड बी फर्टिलाइज्ड एंड इरीगेटेड एज सून एज पॉसिबल। दिस इज यूजली नॉट डन आफ्टर द थर्ड क्रॉप एज ओल्ड रूट्स नो लॉन्गर गिव्स टू गुड yield। सो ये आपके कोई काम की चीज़ नहीं है वैसे, ठीक है। उसके बाद एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है रटून क्रॉपिंग की। सो इसको भी आप एक बार पढ़ लेना। सो एडवांटेजेस में क्या दिया है कि क्रॉप नीड नॉट टू बी प्लांटेड अगेन, ठीक है। क्रॉप को दोबारा प्लांट नहीं किया जाएगा, वो उसी से बार बार वो उग जाएगा, ठीक है। रटून मैच्योर्स अर्लियर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लेस। हाँ, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी कम लगती है क्योंकि मेहनत नहीं है ना भाई, वही करना है, काटो उसको लगा दो, अब उसी से होते रहेगा। और फिर जितना चाहिए आपको उससे निकाल लो, फिर एक छोड़ दो वहीं उसी जगह पे, फिर होते रहेगा। तो यही था एडवांटेज। पर डिसएडवांटेज भी है कि इट यील्ड्स थिनर केन्स। हाँ, काफ़ी पतला शुगर केन्स होता था जिसमें कम शुगर कंटेंट किया जाता था, जो मीठा कम होता था। साथ ही साथ उससे डिजीज़ेस की भी काफ़ी चांसेस बढ़ जाती थी क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार यूज़ किया जाए तो वो कभी ना कभी तो ख़राब होगा ही ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स पड़ती थी। और है कि सम ऑफ द इंसेक्ट्स दैट डैमेज शुगर केन प्लांट्स आर
आर मंथ, टर्माइट्स, वाइट फ्लाइज एंड ब्लैक बर्ग्स। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि काफ़ी सारे इंसेक्ट्स थी वो भी उसे ख़राब कर देती, क्योंकि वो डे टू डे लाइफ में मतलब सीज़न टू सीज़न अगर वो चेंज नहीं किया जाएगा तो वो तो आखिर ख़राब होगा ही ना कभी तो वो ख़राब होना ही है। तो यही थी उसकी डिसएडवांटेज। सो अगर आप पूछो मेरे से कि सर ये डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस पढ़ना है कि नहीं, सो मैं आपको 110% प्रेफर करूँगा कि इसको प्लीज़ पढ़ कर जाना, क्योंकि ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, क्योंकि एक अलग सा पार्ट आपको दिख रहा है बुक में भी। ठीक है, ऐसे कहीं पर भी इसके 2 चैप्टर्स में आपको कहीं पर भी ऐसे एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं पूछा गया, तो ये पूछा जा सकता है। उसके बाद आ जाता है हार्वेस्टिंग की तरफ। सो यहाँ पर बोला है कि जो शुगर केन है वो जब उसकी जो पत्तियाँ रहती है वो जब झड़ना शुरू हो जाती है, या फिर पत्तियाँ हैं जो लोअर स्टीम में जब उगना शुरू हो जाती है, तब वो हार्वेस्ट के लिए टोटली तैयार हो जाती है। ठीक है, और जब उसे हार्वेस्ट किया जाता है उसके पहले भी उसे मेज़र किया जाता है। जो फील्ड है उसको क्या किया जाता है, तब जो खेत है उसको क्या किया जाता है, बर्न कर दिया जाता है। बर्न करने से क्या होता है, बर्न करने से होता है जो भी कीड़े हो या फिर जो भी आपके जो इंसेक्ट्स हो, एक तो वो मर जाते हैं, दूसरा जो लीव्स है वो मर जाता है। ठीक है, लीव मैंने पत्ते, सूखे पत्ते वो जल जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भयंकर आग लगा दी जाती, बस थोड़ा थोड़ा आग लगाया जाता है ऊपर ऊपर से, ताकि ताकि जो पत्ते हो वो सब जल जाए। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा जाता है कि जो शुगर ग्रेन है उसको एकदम ज़मीन के एंड से काटा जाए। ठीक है, ये सब बात आप प्लीज़ पॉइंट कर लेना, एकदम ज़मीन के एंड से काटा जाए, क्योंकि ज़मीन मतलब जो सबसे नीचे जो पार्ट रहता है शुगर ग्रेन का, वो क्या, जब से जो नीचे जो पार्ट रहता है शुगर ग्रेन का उसमें सबसे ज़्यादा शुगर रहता है। ठीक है, ये सबसे ज़मीन से सबसे नीचे है, तो सबसे ज़्यादा मिनरल्स, वाटर, कोई भी चीज़ हो यही सबसे ज़्यादा नीचे ही वाला पार्ट लेगा ना, वो तो ऊपर भेजता है धीरे धीरे। तो सबसे ज़्यादा पार्ट नीचे ही रहता है, जो भी इसकी खासियत होती है, इसीलिए उसे नीचे से सबसे नीचे से कट किया जाता है। साथ ही साथ तो हमें तो कोई रटून मेथड तो यूज़ करना नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी ख़राब भी होता है। तो रटून मेथड यूज़ नहीं करना है, तो इसीलिए नीचे से ही काटते हैं, ऊपर से काट के क्यों वेस्ट करना सामान। ठीक है, साथ ही साथ जो केन है उसको हार्वेस्ट और क्रश किया जाता है एज अ मंथ इन अक्टूबर नवंबर, कंटिन्यू टिल अप्रैल। अक्टूबर नवंबर से लेके अप्रैल तक ये इजीली आपको मिल भी जाएगा, और ये उस समय तक हार्वेस्ट भी हो जाता है। ठीक है, प्रोसेसिंग है, अब देख लेते हैं इसके प्रोसेसिंग को। सो प्रोसेसिंग में बोलता है हार्वेस्टिंग के बाद जो शुगर केन्स होती है उसको एकदम तुरंत मिल्स की तरफ ले जाया जाता है क्रशिंग के लिए। अब मिल्स की तरफ इतनी जल्दी क्यों ले जाया जाता है, उसके लिए 3 रीजंस आपको दे रखे नीचे में। सो पहला रीज़न आपको बोला गया है, सो वो बोला गया है कि विद इन 48 आवर्स में हमें शुगर क्रेन को मिल्स के पास ले जाना है, क्योंकि जो सुक्रोज प्रेजेंट रहता है शुगर क्रेन में वो फॉल करेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट में हमें कहा गया कि शुगर क्रेन एक वेट लूजिंग क्रॉप है। अब आप समझो वेट लूजिंग क्रॉप क्यों है, क्योंकि जो इसका सुक्रोज है वो फॉल करेगा, तो वेट में लूज आएगा ही ना। तो वही सेम कनेक्टेड चीज़ है कि शुगर क्रेन एक वेट लूजिंग क्रॉप है, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाएगा हमें लॉन्ग डिस्टेंस में इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अगर सामने रहता है तो अच्छी बात है ना कि वेट भी मेंटेन रहेगा, कंपनी अगर खरीद रही है तो वेट भी मेंटेन रहेगा, और अगर हल्का हो जाएगा तो फिर वेट कम हो जाएगा, तो फिर प्रॉफिट कम होगा, और उसका सुक्रोज गिर जाएगा, और सुक्रोज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है फॉर ऑल द पर्पस इन विच शुगर क्रेन इज़ नीडेड। ठीक है, इन द फैक्ट्री, इफ़ द फैक्ट्री इज़ क्लोज टू द फील्ड इट विल सेव टाइम ऑल्सो। ठीक है, टाइम भी बचाएगा साथ ही साथ। आफ्टर एक्सट्रैक्शन के बाद जो शुगर केन का जूस रहता है उसको बॉईल किया जाता है बिना किसी डीले के। उसमें लाइम एडेड किया जाता है, क्यों, क्योंकि उसे इम्प्योरिटीज हटानी पड़ती है, और क्रिस्टलाइन भी। जितना भी शुगर केन का जो जूस है वो निकलता है उसका 50% गुड़ के लिए यूज़ किया जाता है, 30% फॉर वाइट शुगर एंड 20% इज़ यूज फॉर खंडासरी, जिसे हम पाउडर गुड़ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स आप देख लो, ये कुछ 3 प्रोडक्ट बनते हैं, शुगर, गुड़ और खंडासरी, जिसे हम पाउडर गुड़ के भी नाम से जाना करते हैं। बाई प्रोडक्ट जो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, जिसे हमें पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, फिर आता है एरिया ऑफ प्रोडक्शन। सो एरिया ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है क्योंकि तीनों चैप्टर से, मतलब तीनों क्या, पहला चैप्टर तो काफ़ी बेसिक सा था, मतलब ये दोनों चैप्टर से आपको इतना ही क्वेश्चंस पूछ देंगे ना एरियाज़ के ऊपर में, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया कौन सा प्रोडक्ट कहाँ उगता है। तो इसको भी समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।
उसके लिए देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। एकदम ध्यान में बात रखना कि उत्तर प्रदेश भारत की सबसे बड़ी शुगर केन उगाने वाली जगह है। अदर इंपॉर्टेंट स्टेट्स आर बिहार, पंजाब एंड हरियाणा, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। महाराष्ट्र एंड द सदर्न स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, Karnataka and Andhra Pradesh are increasingly important for the production of sugarcane because of their ideal geographical conditions. The average yield in north is 40 tons, whereas in the south is 80 tons per hectare. There are three distinct belts of sugarcane cultivation in India. तो साउथ में sugarcane के उनके क्लाइमेट्स के कारण, उसके जोग्राफिकल कंडीशन के कारण वो सुगरकेन अब काफ़ी तेज़ी से उगा रही है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उगा रही है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ में 40%, जहाँ पर उत्तर प्रदेश अकेले इंडिया का लीडिंग प्रोड्यूसर बन जाता है और 80% साउथ उगा कर भी कोई स्टेट वहाँ का लीडिंग प्रोड्यूसर नहीं बन पा रहा है। इसका मतलब साइड सी बात है कि ऊपर जो 40% है उसमें से 35 तो यही उगा रहा होगा ईजिली उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो 3 डिस्टेंस बेल्ट की बात करी जा रही थी सुगरकेन इंडिया में। तो पहला है द सुतलेज गंगा प्लेन, दूसरा द ब्लैक सॉइल बेल्ट फ्रॉम महाराष्ट्र टू तमिलनाडु, और द कोस्टल आंध्र प्रदेश एंड कृष्णा वैली। ये सब साउथ की चीज़ें हैं और साउथ में ही ये 3 बेल्ट है, तो इसको भी प्लीज़ याद कर लेना। उसके बाद शुगर केन कल्टिवेशन इन नॉर्थ इंडिया और शुगर केन कल्टिवेशन इन साउथ इंडिया, ये 2 टॉपिक है। ये दोनों ही टॉपिक अगर मेरे से पूछा जाए सो मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि इसको पढ़ो, क्योंकि आपसे सिर्फ एग्जाम में ये पूछा गया था कि इसे क्लाइमेटिक कंडीशन बतानी है, सॉइल रिक्वायरमेंट, मेथड ऑफ कल्टिवेशन, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। सो हमने आधे से ज़्यादा चीज़ें देख ली है, पर ये वापस से क्लाइमेटिक कंडीशन आ गया नॉर्थ और साउथ पे। सो अगर इसमें इंपॉर्टेंट है तो इसमें इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि आप गंगा प्लेन याद कर लेना। नॉर्थ में गंगा ही प्लेन होता है, सुतलेज गंगा प्लेन। आपको वहीं पर आपको क्या आप बोल देना कि ये जो उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, बिहार है, पंजाब है, ये नॉर्थ में इन सभी को शुगर केन उगाती है और गंगा प्लेन में भी ये बेल्ट जो है गंगा प्लेन में भी उगा देता है। ठीक है, ये पॉइंट बन सकता है। टेम्परेचर बता देना कि नॉर्थ में इतना टेम्परेचर लगता है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, और रेनफॉल 120 से 150 सेंटीमीटर, और वही किसमें आपके अल्टरनेटिव क्लाइमेट, वेट और ड्राई क्लाइमेट में। ठीक है, क्योंकि और फिर ये जो शुगर केन है साउथ सदर्न इंडिया में, तो यहाँ पर आपको ये जो 4th पॉइंट है कि इन द साउथ हाइब्रिड कोइम्बेटोर केन इज प्रोड्यूस्ड विच इज़ हाईएस्ट कंटेंट ऑफ सुक्रोज पर हेक्टर। सो ये वाला पॉइंट आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा, और ये पहला वाला। ठीक है, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि ये पूछा जाएगा क्योंकि सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ने में कोई बुराई तो है नहीं, तो आप प्लीज़ इसको भी पढ़ लेना। अगर पहला पॉइंट की बात करी जाए तो इसमें सिर्फ यही लिखा है कि इन सदर्न स्टेट्स द क्लाइमेटिक कंडीशन आर आइडियल अनलाइक नॉर्दर्न इंडिया। देयर इज एब्सेंस ऑफ हॉट विंड लाइक लू। इन विंटर टेम्परेचर डज नॉट फॉल टू मच एंड फ्री फ्रॉम फ्रॉस्ट ऑल्सो। फेवरेबल maritime climate helps the growth of sugarcane. Sufficient irrigation facilities are there. New farming techniques, fertilizers are used for cultivation in the south. तो इससे सिर्फ आपको यही जानकारी दी गई है कि जो साउथ है वो बेस्ट है शुगर केन उगाने के लिए। ना यहाँ पर फ्रॉस्ट होता है, ना यहाँ पर काफ़ी एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट होता है, ना फिर काफ़ी एक्सट्रीम लो क्लाइमेट होता है। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि साउथ जो है वो जियोग्राफिकल कंडीशन उसकी काफ़ी तगड़ी है। तो बस यही सारे टॉपिक्स हैं। अगर आप दिमाग लगाओगे थोड़ा सा तो आप इजीली समझ जाओगे कि साउथ में ब्लैक सॉइल मिलता है, तो जाहिर सी बात है वो ब्लैक सॉइल में उगेगा शुगर केन साउथ में। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ शुगर केन कल्टिवेशन इन इंडिया बिल्कुल नहीं है, रेमेडीज आर नॉट ऑल्सो इंक्लूडेड। तो आ जाते हैं अपने जल्दी से दूसरे टॉपिक जो कि है ऑयल सीड्स। तो ऑयल सीड्स के सिलेबस में हमें क्या पढ़ना है? ऑयल सीड्स में हमें सिर्फ पढ़ना है ग्राउंड नट और मस्टर्ड। ठीक है, तो ग्राउंड नट और मस्टर्ड पढ़ना है। सो ऑयल सीड्स को चलिए स्किप करते हैं। टाइप्स ऑफ ऑयल सीड में हम देख सकते हैं कि 2 तरह के ऑयल सीड होते हैं, एक होता है एडिबल, दूसरा होता है नॉन एडिबल, जो कि चैप्टर के स्टार्टिंग में ही क्या वीडियो के इंट्रोडक्शन में ही बता दिया गया था। ठीक है, अब हमें इसमें से पढ़ना है सिर्फ एडिबल ऑयल सीड्स, और एडिबल्स में भी पढ़ना है हमें सिर्फ ग्राउंडनट और मस्टर्ड। ग्राउंडनट सबसे पहले दे रखा है स्टार्टिंग में। ठीक है, सारी चीज़ें उसकी दे रखी है, चलिए उसको धीरे धीरे पढ़ते हैं हम लोग। तो ग्राउंडनट के कुछ इंट्रोडक्शन दे रही है पहले, चलिए हम उसे पढ़ लेते हैं। सो ग्राउंडनट के इंट्रोडक्शन में ये दे रखा है कि इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल सीड ऑफ इंडिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑयल सीड के लिए, और ऐसा माना भी जाता है कि ग्राउंडनट जो है वो इंडिया में ब्राज़ील से प्रोबेबली पहले ही आपके
इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, ठीक है, एट 16th सेंचुरी। और साथ ही साथ ये एक ट्रॉपिकल क्रॉप है एंड इट ग्रो ओवर द पेनिनसुलर प्लेट्यू। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि ये दोनों खरीफ और रबी दोनों ही क्रॉप्स है, ठीक है। इसे नॉर्थ में खरीफ क्रॉप्स जाना जाता है और साउथ में रबी क्रॉप्स है, ठीक है। और ग्राउंडनट है जो कि उसे हम पीनट और मंकी नट भी के नाम से भी हम जानते हैं। ये देखिए, ये जो डायग्राम है, मूंगफली, समझ गए, मूंगफली, बादाम। क्लाइमेटिक कंडीशन, so it is grows best areas where temperature ranges between 22 degrees Celsius to 28 degrees Celsius। 22 से 28 डिग्री सेल्सियस काफ़ी होता है। ये रेनफॉल मांगता है हमें 50 से 75 सेंटीमीटर, सफिशिएंट है, बट इट शुड बी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अच्छा, जो रेनफॉल है वो 50 टू 75 सेंटीमीटर है, ठीक है, और वो काफ़ी सफिशिएंट है शुगर केन के, सॉरी, ग्राउंडनट के लिए, और वो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड भी रहती है। फिर आते थे सॉइल की तरफ। सो इट ग्रोज बेस्ट इन लाइट लैंडी सॉइल। सो ये लाइट लैंड सैंडी सॉइल में काफ़ी अच्छे तरीके से ये ग्रो करता है। इट ऑल्सो ग्रो इन रेड ब्लैक सॉइल। सारे सॉइल के नाम आप याद रख लेना, क्योंकि इसमें समझाने लायक तो कुछ है नहीं यार, बस सॉइल के तो नाम दे रखे हैं, बस उसको याद कर लेना। सच लाइट सॉइल्स आर एसेंशियल फॉर नट रिप्रेजेंट द सॉइल। कुछ इसमें समझाने लायक तो है ही नहीं, बस दिया है कि हाँ इतना है, और आप 10 में आ गए हो, इतनी इंग्लिश तो आप जानते हो, आईसीएसई के स्टूडेंट हो, तो बस समझाने लायक कुछ है भी नहीं। सो मेथड ऑफ कल्टीवेशन में दो है, सोइंग और हार्वेस्टिंग, ठीक है। सो ग्राउंडनट जो है वो मोस्टली सोन किया जाता है मंथ ऑफ जून एंड जुलाई, और उसे 3 से 4 महीने में ईजिली हार्वेस्ट कर लिया जाता है। जो ग्राउंडनट है उसके जो पॉड्स है वो अंडरग्राउंड उगते हैं, इसीलिए उसका नाम ग्राउंडनट पड़ता है। सो बस यही एक रीज़न है कि इसे ग्राउंडनट क्यों हो जाता है, क्योंकि उसके पॉड्स जो है वो अंडरग्राउंड उगते हैं, हेंस इट इज़ नोन एज ग्राउंडनट। वो एक रोटेटिंग क्रॉप है और वगैरह वगैरह चीज़ जो बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना तो आईसीएसई नहीं पूछता है इन ज्योग्राफी, और ये सब चीज़ें तो बिल्कुल नहीं पूछता है। फिर आता है हार्वेस्टिंग। तो उसे हार्वेस्ट कर लिया जाता है एट द मंथ ऑफ अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। ग्राउंडनट इज डग आउट फ्रॉम द फील्ड, वही बात है, द पॉड आर ड्राइड इन द सन, अ वार्म, और उसके बाद क्या जाता है, जो पॉड्स रहती है, जो दाना रहता है, मूंगफली इतनी बड़ी रहती है ना चीज़, उसे धूप में पहले सुखाया जाता है, और फिर क्या कहता है, अ वार्म ड्राई विंटर सीजन इज नीडेड ड्यूरिंग रिपेनिंग। और रिपेनिंग के टाइम में एक हल्का सा ड्राई विंटर सीजन रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए अक्टूबर दिसंबर में उगाया जाता है, क्योंकि उस समय हल्का हल्का ठंडा जो है वो शुरुआत हो रही होती है ठंड की, ठीक है। सो यहाँ तक हमने मेथड ऑफ कल्टीवेशन को भी पढ़ लिया, और अब देख लेते हैं इसके यूजेस। तो इसके यूजेस में क्या है, दे आर यूज टू एक्सट्रैक्ट कुकिंग ऑयल, बनाने में यूज होते हैं, एंड यूज इन मैन्युफैक्चरिंग आर्टिफिशियल लेदर, सोप, ऑयल रिक्वायरमेंट एंड मार्गराइन। साथ ही साथ द रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर क्रशिंग द नट्स मेक्स एन एक्सेलेंट कैटल फीड। और जो थर्ड यूज़ है वो है, नट्स आर हाईली न्यूट्रिशियस एंड आर ईटन रॉ और रोस्टेड, ठीक है। उसे ऐसे भूंज कर भी खाया जा सकता है, या फिर ऐसे नॉर्मली भी खा सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी उसमें न्यूट्रिशन होता है। अब न्यूट्रिशन तो नहीं पता बादाम में, पर उसमें तेल तो काफ़ी होता है, क्योंकि आप देखे होंगे बादाम का तेल भी बनता है। एरिया ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट। इट ग्रोज एक्सटेंसिवली इन पेनिनसुलर इंडिया, अबाउट 75% ऑफ द प्रोडक्शन पेनिनसुलर इंडिया में उगाई जाती है, और इज़ कंसिडर्ड इन द स्टेट एज गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, और गुजरात जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है भारत की ग्राउंडनट उगाने में। तो यहाँ तक जो था वो ग्राउंडनट था। उसके बाद है मस्टर्ड, तो उसे भी देख लेते हैं। तो मस्टर्ड आ गया, ठीक है। तो मस्टर्ड को भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इसकी जो टेम्परेचर है वो 10 से 20 डिग्री सेल्सियस हमें मांगता है। जो रेनफॉल है वो 50 से 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो सॉइल है, देयर ग्रो इन वेल एलुवियल सॉइल। उसके बाद आता है यूजेज ऑफ
मस्टर्ड में दोस्तों सीड कंटेन्स अबाउट 25% to 45% ऑफ ऑयल, इसलिए आपने सुना होगा कि मस्टर्ड ऑयल नाम का भी कोई एक चीज़ होता है। ठीक है, फिर आता है दूसरा पॉइंट जो कि है इट इज़ मेनली यूज इन कुकिंग मीडियम। ठीक है, सॉइल मतलब जो ऑयल है वो तो कुकिंग के लिए यूज़ आएगा, और पिकल में यूज़ आ जाता है, करीज़ में यूज़ आ जाता है, साथ ही साथ टॉयलेट आर्टिकल्स में भी यूज़ आता है मस्टर्ड। ये नई चीज़ थी, ये मुझे अभी पता चला, मैंने भी नहीं पढ़ा था पहले। फिर आता है थर्ड पॉइंट, तो इट्स ऑयल केक इज़ यूज एज इम्पॉर्टेंट कैटल फीड। फोर्थ है, इट इज़ यूज एज ऑल्सो मैन्यूर, खाद की तरह भी यूज़ किया जाता है। द लीव्स आर यूज एज वेजिटेबल्स एंड इट इज़ वेरी पॉपुलर डिश इन पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। सरसों का साग, नाम तो सुना ही होगा, मस्टर्ड सरसों ही तो है। एरिया ऑफ प्रोडक्शन की बात करी जाए तो इंडिया इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रैपिड एंड मस्टर्ड इन द वर्ल्ड। अबाउट 90% ऑफ प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम सतलुज गंगा प्लेन। द मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स वर यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। ठीक है, द अदर इंपॉर्टेंट ग्रोवर्स वर असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मस्टर्ड, तो इसको भी याद रखना कि उत्तर प्रदेश इसमें भी सबसे आगे है। और साथ ही साथ जो इम्पॉर्टेंट स्टेट्स है उनके नाम आप याद रख लीजिएगा। इससे क्या होगा, मस्टर्ड जो है वो हमारा कम्प्लीटली हो जाएगा ख़त्म। काफ़ी छोटी सी चीज़ थी, अब तक हमने जितना भी कुछ पढ़ा, हमने शुगर केन के बारे में पढ़ा, काफ़ी अच्छे से पढ़ा क्योंकि काफ़ी बड़ी भी थी तो इसे पढ़ना भी काफ़ी ज़रूरी था। उसके बाद हमने ऑयल सीड्स के ग्राउंडनट और मस्टर्ड के बारे में पढ़ा, और अब हमारा रह गया है टी। जी हाँ, हमारा रह गया है टी, रह गया है। टी और कॉटन हमारा रह गया, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब तक हमने सारी चीज़ें देख ली इस चैप्टर की जो हमें पढ़ना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बता देना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे।